हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 6 हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान 1840 to 1949 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू कल्चर मूवमेंट इन चाइना। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें न्यू कल्चर मूवमेंट का इंपॉर्टेंस समझना है। इसमें हमें इसका बैकग्राउंड, मेन आइडियाज और गोल्स, चाइनीज सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर इसका असर और कैसे ये आगे के मूवमेंट्स जैसे माई फोर्थ मूवमेंट और चाइनीज नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यू कल्चर मूवमेंट एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट था जो लगभग 1915 के आसपास शुरू हुआ और अर्ली 1920 तक चला। ये ज्यादातर यंग स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने स्टार्ट किया जो मानते थे कि चीन को मॉडर्न बनाने के लिए पुरानी कन्फ्यूशन वैल्यूज को छोड़कर वेस्ट के नए आइडियाज अपनाने चाहिए। इस मूवमेंट ने डेमोक्रेसी, साइंस, जेंडर इक्वालिटी और वर्नाक्युलर चाइनीज बहुआ के उसको प्रमोट किया। यह मूवमेंट मॉडर्न चाइनीज नेशनलिज्म के उदय से जुदा हुआ है और चीन के कल्चरल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। मेन बॉडी 1, बैकग्राउंड और कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। फर्स्ट साइनो-जापानीज वॉर 1894 to 95 में हार के बाद चीन के लोगों का किंग डायनेस्टी और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर विश्वास कम हो गया। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद भी स्टेबिलिटी और रिफॉर्म नहीं आ पाए, इसलिए इंटेलेक्चुअल्स ने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड की। वर्ल्ड वॉर 1 और रशियन रेवोल्यूशन ने चाइनीज थिंकर्स को अपने समाज का पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। 2. की लीडर्स और आइडियाज। इंपॉर्टेंट लीडर्स। चेन डगजू, न्यू यूथ मैगजीन के फाउंडर, और हु शाह, वर्नाक्युलर लैंग्वेज मूवमेंट के प्रमोटर। कन्फ्यूशनिज्म को प्रोग्रेस के रास्ते का ऑब्स्टिकल माना गया। डेमोक्रेसी, फ्रीडम और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया गया। विमेन्स एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और अथॉरिटी को क्वेश्चन करने पर जोर दिया गया। 3. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स। लैंग्वेज रिफॉर्म, बहुआ को प्रमोट करके लिटरेचर और एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाया। सोशल रिफॉर्म, फ्यूडल फैमिली सिस्टम और अरेंज्ड मैरिजेस को चैलेंज किया। विमेन्स एमेंसिपेशन को सपोर्ट किया। पॉलिटिकल अवेयरनेस, स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल एक्टिविज्म बढ़ाया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल में फोर्थ मूवमेंट 1919 है। कल्चरल एक्सचेंज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म और एनार्किज्म जैसे नए फिलोसॉफिकल आइडियाज चाइना में लाए। 4. लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म। कुछ लोगों का मानना था कि पूरी तरह से ट्रेडिशनल कल्चर को रिजेक्ट करने से आइडेंटिटी क्राइसिस आया। मूवमेंट ज्यादा अर्बन और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स तक लिमिटेड रहा, रूरल एरियाज पर इसका असर कम था। लीडर्स के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस द कुछ लिबरल डेमोक्रेसी के तरफ गए, कुछ मार्क्सिज्म की तरफ। कंक्लूजन, न्यू कल्चर मूवमेंट चाइना के मॉडर्नाइजेशन के सफर का एक बड़ा माइलस्टोन था। इसने लिटरेचर, एजुकेशन और सोशल थॉट को बदला और आगे के पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। चाहे इसका प्रभाव शुरू में लिमिटेड था, लेकिन डेमोक्रेसी, साइंस और इक्वालिटी के आइडियल आज भी चाइनीज सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the reasons for the failure of political parties in the rise of militarism in Japan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जापान में पॉलिटिकल पार्टीज 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कैसे वीक हो गई, पब्लिक का ट्रस्ट कैसे टूट गया और कैसे मिलिटरिज्म ने उनकी जगह ले ली। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इंटरनेशनल फैक्टर्स कवर करने हैं जो इस शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जापान में पार्टी पॉलिटिक्स काफी एक्टिव थी, लेकिन 1930 तक ये सिस्टम कोलैप्स हो गया और मिलिटरिस्ट लीडरशिप ने कंट्रोल ले लिया। सीयुकाई और मिन्साइटियो जैसे पार्टीज शुरू में स्ट्रांग थी, लेकिन करप्शन, फैक्शनल फाइट्स और इनफेक्टिव पॉलिसीज की वजह से पब्लिक का ट्रस्ट टूट गया। इकोनॉमिक क्राइसिस, नेशनलिज्म और फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स ने इस सिचुएशन को और सीरियस बना दिया। इस आंसर में हम इन सब रीजन्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी 1.
पॉलिटिकल पार्टीज की वीकनेस और करप्शन। पॉलिटिकल पार्टीज में करप्शन, ब्राइबरी और नेपोटिज्म कॉमन हो गया था। लीडर्स पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते थे, देश के इंटरेस्ट के लिए नहीं। इंटरनल फैक्शंस के चक्कर में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता था। सीयुकाई और मिनसाइटियो दोनों हाई मेजर इश्यूज सॉल्व करने में फेल हो गए। एग्जाम्पल, 1930 का तेजन स्कैंडल ने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को बड़ा डैमेज किया। 2. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल अनरेस्ट। ग्रेट डिप्रेशन 1929 ने जापान की इकोनॉमी को हिला दिया, एक्सपोर्ट्स गिर गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, गांव में पॉवर्टी बढ़ गई। पार्टीज रिकवरी प्लान बनाने में फेल हो गई, जिससे लोगों का भरोसा उठ गया। फार्मर्स और वर्कर्स ने नेशनलिस्ट और मिलिटरिस्ट स्लोगन्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रॉमिस करते थे। केस स्टडी 1920-30 के राइस राइट्स और रूरल प्रोटेस्ट्स ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की डिमांड बढ़ा दी। 3. इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनलिज्म का इफेक्ट। ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 और वॉशिंगटन नेवल ट्रीटी 1922 को जापानीज पब्लिक ने अनफेयर माना। एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म बढ़ा, लोगों का मानना था कि जापान को रिसोर्सेस और सिक्योरिटी के लिए और टेरिटरीज चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को वीक माना जाने लगा जो नेशनल प्राइड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। एग्जाम्पल, 1931 का मंचूरियन इंसिडेंट जो क्वांटिंग आर्मी ने किया, ने दिखाया कि मिलिट्री बिना पॉलिटिकल अप्रूवल के भी काम करके सपोर्ट ले सकती है। 4. मिलिट्री की स्ट्रेंथ और पब्लिक सपोर्ट। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन ने मिलिट्री को डायरेक्ट एम्परर एक्सेस दी थी और वो कैबिनेट बनाने को ब्लॉक कर सकते थे। मिलिट्री अपने आप को पेट्रियोटिक सेवियर के रूप में प्रेजेंट करती थी, जो पार्टी पॉलिटिक्स के करप्शन से फ्री थे। एजुकेशन सिस्टम और मीडिया मिलिट्री वैल्यूज को ग्लोरीफाई करते थे, जिससे पब्लिक सपोर्ट बढ़ गया। एग्जाम्पल, जनरल एराकी सदाव जैसे लीडर्स ने शोआ रेस्टोरेशन का स्लोगन दिया स्ट्रॉन्ग एम्परर लेड रूल के लिए। कंक्लूजन, जापान में पॉलिटिकल पार्टीज की फेलियर का मेन रीजन था करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल न कर पाना, पब्लिक ट्रस्ट का लॉस और फॉरेन पॉलिसी में वीकनेस। मिलिटरिज्म ने ये वैक्यूम फिल किया डिसाइसिव लीडरशिप, नेशनल प्राइड और एक्सपेंशनिस्ट विजन के साथ। 1930 तक मिलिटरिस्ट्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और जापान को अग्रेसिव इंपीरियलिज्म की तरफ ले गए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the reasons for the intervention of the foreign powers in China in the second half of the 19th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 19th सेंचुरी के दूसरे आधे में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और जापान जैसे फॉरेन पावर्स ने चीन में इंटरफेयर क्यों किया। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रीजंस के साथ साथ चीन की इंटरनल कमजोरियां भी कवर करनी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे ओपियम वॉर्स, अनइक्वल ट्रीटीज और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस का जिक्र जरूर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी के दूसरे आधे में चाइना फॉरेन पावर्स के डायरेक्ट पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरफेरेंस का शिकार हुआ। यहाँ फॉरेन इंटरवेंशन का मतलब है वेस्टर्न नेशंस और जापान का चीन के इंटरनल मैटर्स में दखल। ये समय किंग डायनेस्टी की कमजोरी, मिलिट्री हार और अनइक्वल ट्रीटीज के जरिए होने वाले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का था। फॉरेन पावर्स का मेन मोटिव था ट्रेड बढ़ाना, रिसोर्सेज लेना और अपना इन्फ्लुएंस जमाना। इस पीरियड को समझना चीन के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक मोटिव्स और ट्रेड एक्सपेंशन। ओपियम ट्रेड और ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटेन ने इंडिया से ओपियम एक्सपोर्ट करके चीन के साथ अपना ट्रेड इम्बैलेंस सुधारना चाहा। इस वजह से फर्स्ट 1839-42 और सेकंड 1856-60 ओपियम वॉर्स हुए, जिसमें ब्रिटेन ने पोर्ट्स और राइट्स हासिल किए। चाइनीज मार्केट का एक्सेस। फॉरेन पावर्स को टी, सिल्क और पोर्सिलन के ट्रेड में फ्री एंट्री चाहिए थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कनेक्शन। यूरोप के इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज को नए मार्केट्स और रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी और चीन एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट था। 2. पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। किंग डायनेस्टी की वीकनेस, करप्शन, पुअर गवर्नेंस और आर्मी मॉडर्नाइज ना कर पाना चीन को वल्नरेबल बनाता था। कॉलोनियल कंपटीशन। यूरोपियन पावर्स एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए रेस कर रहे थे। चीन के कंसेशंस लेना उनके इंपीरियल प्लान्स का हिस्सा था। स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स। कोस्टल सिटीज जैसे शंघाई और कैंटन इंटीरियर ट्रेड के लिए की एंट्री पॉइंट्स थे। 3. मिलिट्री सुपीरियरिटी और अनइक्वल ट्रीटीज। टेक्नोलॉजी गैप।
वेस्टर्न पावर्स के पास एडवांस वेपन्स और नेवी थी जो चीन के पास नहीं थी। अनइक्वल ट्रीटीज। नैंकिंग 1842, शंसन 1858 और पीकिंग 1860 जैसे ट्रीटीज ने हांगकांग देना, इंडेमनिटी देना और पोर्ट्स खोलना कंपलसरी किया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स। फॉरेन लॉ चाइनीज लॉ से एग्जेम्प्ट हो गए, जो सॉवरेंटी के लिए बड़ा ब्लो था। 4. चीन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का रोल। ताइपिंग और दूसरे रिबेलियंस। इंटरनल अपराइजिंग्स ने सेंट्रल अथॉरिटी को वीक कर दिया, जिसका फायदा फॉरेन पावर्स ने उठाया। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट की लिमिटेशंस। रिफॉर्म्स शुरू हुए पर कंसिस्टेंट नहीं रहे और फॉरेन इंटरवेंशन को रोक नहीं पाए। स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। 19वीं सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जापान ने अपने इन्फ्लुएंस जोन्स बना लिए थे जहां उनका ट्रेड और रिसोर्स कंट्रोल था। कंक्लूजन। 19वीं सेंचुरी के दूसरे आधे में चीन में फॉरेन इंटरवेंशन का मेन रीजन था उसकी इंटरनल कमजोरी और फॉरेन पावर्स का अग्रेसिव इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक फायदा, स्ट्रैटेजिक गोल्स और मिलिट्री पावर के कॉम्बिनेशन ने चीन की सॉवरेंटी को खत्म कर दिया। ये इंटरफेरेंस चाइना के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को फ्यूल करने का एक मेजर फैक्टर बना। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 4. Describe the economic policies of the Meiji government. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मेजी गवर्नमेंट 1868 के बाद के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज बतानी है। फोकस करना है कि कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को मॉडर्न बनाया और कैसे इन पॉलिसीज ने जापान को एक स्ट्रांग और मॉडर्न इकोनॉमी बनाने में मदद की। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1868 का मेजी रेस्टोरेशन जापान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने जापान को एक फ्यूडल समाज से निकलकर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन बनाया। मेजी लीडर्स को पता था कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बिना वेस्टर्न पावर्स के सामने टिकना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक एम्बिशियस इकोनॉमिक प्लान बनाया जो वेस्टर्न मॉडल से इंस्पायर था, लेकिन जापान की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। इस आंसर में हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज, फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रेड मेजर्स कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और लैंड टैक्स सिस्टम। 1873 का लैंड टैक्स रिफॉर्म पुराने फ्यूडल टैक्स सिस्टम की जगह एक कैश बेस्ड सिस्टम ले आया। आप फार्मर्स को टैक्स अनाज के बजाय पैसे में देना पड़ता था, जिससे इकोनॉमी मोनेटाइज्ड हुई। प्राइवेट लैंड ओनरशिप शुरू हुई और फार्मर्स को लैंड टाइटल्स दिए गए जो बेच, खरीद या मॉर्गेज किए जा सकते थे। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ा जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया। 2. इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टेट एंटरप्राइजेस। मेजी गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, जैसे टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। ये मॉडल फैक्ट्रीज न्यू टेक्नोलॉजी लाई और स्किल्ड वर्कर्स ट्रेन हुए। बाद में ये स्टेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दी गई, जिससे जैबात्सु जैसे मित्सुबिशी, मित्सुई का राइज हुआ। हैवी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री प्रोडक्शन पे फोकस करके नेशनल पावर बढ़ाई गई। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेलवेज बनाए गए जो सिटीज और पोर्ट्स को कनेक्ट करते थे। शुरुआत हुई टोक्यो योकोहामा लाइन से 1872। टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस और मॉडर्न रोड्स डेवलप हुए। पोर्ट्स को अपग्रेड किया गया ताकि ट्रेड स्मूथ हो। इस डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्टेशन चीप हुआ, मार्केट्स इंटीग्रेट हुए और इंडस्ट्री ग्रो हुई। 4. बैंकिंग, फाइनेंस और ट्रेड पॉलिसीज। 1873 में फर्स्ट नेशनल बैंक बनाई गई और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। 1871 में एक को नेशनल करेंसी डिक्लेयर किया गया। शुरू में टैरिफ्स लो दी अनइक्वल ट्रीटीज की वजह से, लेकिन बाद में रिवाइज करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया। एक्सपोर्ट आइटम्स जैसे सिल्क और टी को प्रमोट किया गया, जो फॉरेन एक्सचेंज लाते द मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए। कंक्लूजन। मेजी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने जापान को सिर्फ कुछ डेकेड्स में एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर बना दिया। लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री का प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सिस्टम ने मिलकर इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग किया। इन्हीं मेजर्स की वजह से जापान ने वेस्टर्न पावर्स का प्रेशर झेला और एशिया का एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन गया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।